आज मैं मौजूद हूं मुंबई के ग्राउंड जीरो पर और जानने और परखने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल इतना क्यों आ रहा है। और ग्राउंड जीरो पर आज मेरे साथ मौजूद हैं हेवीवेट यानी वर्ली पे आदित्य ठाकरे के जो सामने खड़े हैं वो है मिलिंद देवड़ा, शिवसेना शिंदे गुट के। मिलिंद जी, 27 साल की उम्र में आपने अपना पहला चुनाव लड़ा, ये कैसे सूझी कि अब आदित्य ठाकरे के सामने खड़ा हुआ जाएगा? देखिए, मैं 27 बरस, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं 27 बरस का था जब मैं पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा। उस समय मेरे विरोधी जयवंतीबेन मेहता थी, केंद्रीय मंत्री थी। केंद्रीय मंत्री थी जयवंतीबेन मेहता। उस इलेक्शन में मुझे याद है कहती थी कि मिलिंद एज इज इक्वल टू माई एक्सपीरियंस। हर चुनौती, हर इलेक्शन इम्पोर्टेंट रहता है और हर इलेक्शन में हमें व्यक्तिगत रूप से बैटल नहीं करना चाहिए, मुद्दों के आधार पर हमें लड़ना चाहिए। और मेरे स्वर्गीय पिताजी मुरली भाई देवरा, मेरी राजनीति हमेशा पॉजिटिव, सकारात्मक राजनीति पर आधारित रही है। वर्ली का जो चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए है, सिर्फ वर्ली तक सीमित नहीं है जी, लेकिन मुंबई, महाराष्ट्र जी, मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय चुनाव भी, लोकसभा के चुनाव भी लोकल चुनाव होते हैं और लोकल चुनाव भी राष्ट्रीय चुनाव होते हैं। तो यदि हमें भारत को मजबूत करना है तो हमें महाराष्ट्र को मजबूत करना होगा। यदि हमें महाराष्ट्र को मजबूत करना होगा, मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को हमें अधिक मजबूत करना होगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग है इस चुनाव के अंदर कि ये जो इस चुनाव के अंदर दो गुट बने हुए हैं, यानी शिवसेना के 2 गुट हैं, एनसीपी के 2 गुट हैं। तो क्या ऐसी स्थिति आपको क्या लगती है? क्या आपको लगता है ये महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा पहला चुनाव होने जा रहा है, तो इसलिए किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या हो जाएगा, ऊंट किस कर पर बैठ जाएगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि लोगों को एक बात पता है कि हाँ, बहुत सारे पार्टियां हैं। ये 2019 में जो महाराष्ट्र में एक प्रकार से एक राजनीतिक डिस्रप्शन हुई, शिवसेना और कांग्रेस साथ में आना, कोई सोच ही नहीं सकता। इसके बाद बहुत सारे राजनीतिक डिस्रप्शन हुए महाराष्ट्र में। आज 6 बड़े पार्टियां हैं महाराष्ट्र में, लेकिन मुझे यकीन है कि इस चुनाव में महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से हमेशा के लिए सेटल हो जाएगी और महाराष्ट्र की जनता जो है, मुंबई की जनता, वे चाहते हैं कि मुंबई, महाराष्ट्र आगे बढ़े। जो विकास हुआ है पिछले 2 सालों में, जिस प्रकार से शिंदे साहब के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में, अजीत दादा के नेतृत्व में काम हुआ है हर क्षेत्र में, लेकिन विकास की बात नहीं हो रही। आप देखिए, अभी नोमानी साहब ने ऐलान कर दिया है कि उनका खुला समर्थन एमवीए को है, यानी मुस्लिम समाज जो है वो एमवीए के साथ जाए, अघाड़ी के साथ जाए, हर हाल में उनको जिताना है। 269 कैंडिडेट हैं, उनको जिताना है। हर इलेक्शन में अलग अलग मुद्दों पर लोग चुनाव लड़ते हैं। मैं हमेशा विकास के आधार पर चुनाव लड़ता हूं। मेरा मानना है और मेरा दृढ़ विचार है कि पिछले कई सालों में महायुति सरकार की वजह से और केंद्र सरकार और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक प्रकार से जो समन्वय है, उस कोऑर्डिनेशन की वजह से बहुत काम हो रहा है और हो चुका है मुंबई में और महाराष्ट्र में। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण हुआ है, का ऐलान है, इसको आप कैसे देखते हैं? जिसने बोला अघाड़ी के पक्ष में आप वोट करिए। ये देखिए, इन मुद्दों के आधार पे मैं इन मुद्दों में नहीं जाता हूं। अमिश भाई, आप मुझे कई सालों से जानते हो, मैं हमेशा सकारात्मक, लेकिन चुनाव जा रहा है पूरा वो ठीक है। नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि चुनाव, बटेंगे कटेंगे, मैं नहीं मानता हूं चुनाव इन मुद्दों के आधार पे चुनाव होने वाली है। मैं मानता हूं कि चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव डेवलपमेंट पे होगी, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की डेवलपमेंट हो, शहरी इलाकों में जो डेवलपमेंट हुआ है, इसके आधार पर। लाड़की बहन योजना फॉर एग्जाम्पल, एक गेम चेंजर प्रकल्प, जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया, विपक्ष ने क्या कहा? ये स्कीम की वजह से स्टेट बैंकक्रप्ट होगा, ये स्कीम को हम स्क्रैप करेंगे। खुद उनके पार्टी के लोग कोर्ट में गए, बॉम्बे हाई कोर्ट में, इस स्कीम को रद्द करने के लिए। आज वो कह रहे हैं कि 1500 रुपीज सफिशिएंट नहीं है, इसके हमें 2 गुना बढ़ाएंगे, 3000 रुपए तक देंगे। तो इन मुद्दों के आधार पर, नहीं, बिल्कुल ये मुद्दे हैं, लेकिन ये भी तो मुद्दे आप ही के लोगों के हैं, जिसके अंदर बटेंगे कटेंगे हैं। प्रधानमंत्री ने बोला एक है तो सेफ है। देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूं, जहां तक आप मुझे थोड़ा सामाजिक मुद्दों के और आप थोड़ा खींच रहे हो जी, मैं यही कहूंगा कि जो लोग जाति, धर्म, इन चीजों के आधार पर वोट मांगते हैं जी, उनको 100% सबक सिखाना चाहिए। और जो मैं मानता हूं कि आज, फॉर एग्जाम्पल, मैं इतना ही कह सकता हूं कि बचपन से मैंने कांग्रेस पार्टी को देखा है। कांग्रेस पार्टी एक एंटी कास्टिस्ट पार्टी हुआ करती थी। कांग्रेस पार्टी जातिवाद राजनीति के खिलाफ लड़ती थी और आज वही कांग्रेस पार्टी, अफसोस की बात है कि जाति के आधार पर
भारतवासियों को बांटने की कोशिश कर रही है। आइए बैठ के बात करते हैं। जी। तो मिलिंद हम बात कर रहे थे जाति की। देखिए, जाति का खेल कांग्रेस का चल गया और जाति का खेल ऐसे चला, उत्तर प्रदेश में चला, महाराष्ट्र में चला। तो ऐसा लग रहा है कि आरक्षण की बात करके एक प्रोपेगेंडा चलाया गया एनडीए के खिलाफ कि अगर मोदी दोबारा तीसरी बार आएंगे तो आरक्षण को समाप्त कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। और वो प्रोपेगेंडा मध्य प्रदेश में नहीं चला, वो प्रोपेगेंडा गुजरात में नहीं चला, लेकिन वो एजेंडा प्रोपेगेंडा यूपी में चला और कुछ हद तक महाराष्ट्र में भी चल गया। तो जाति पे रिजल्ट मिल रहा है विपक्ष को, लोकसभा अघाड़ी को या इंडिया ब्लॉक को। लोकसभा के चुनाव में एक ये बात सच है कि ऑपोजिशन पार्टियां ने एक फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा मोदी जी यदि देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र कमजोर होगा, कभी इलेक्शन नहीं होगा। ये फेक नैरेटिव को हरियाणा के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से हमेशा के लिए बस्ट किया गया, उसको डिबंक किया गया। सरप्राइज था आपके लिए भी हरियाणा में बीजेपी की इतनी बड़ी ग्रैंड विक्ट्री? मैं सरप्राइज, भाजपा के लोग जो कहते थे कि जिस प्रकार से वहां काम हुआ है, जिस प्रकार से वहां सामाजिक काम हुआ है, लोगों के हाथों को मजबूत करने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए गवर्नमेंट की योजनाओं के माध्यम से काम हुआ है, तो ये सरप्राइजिंग नहीं था। लेकिन ये पर हरियाणा की विक्ट्री ने बूस्ट दिया महाराष्ट्र बिल्कुल में युति को। और इसलिए कि आज आप अमेरिका का उदाहरण लीजिए, हरियाणा का उदाहरण लीजिए, भारत का उदाहरण लीजिए, भय और डर के आधार पर राजनीति करना, इसका एक शेल्फ लाइफ होता है। आप एक चुनाव तक इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये अनंत समय तक नहीं चलेगा। लेकिन अभी भी डर फैलाया जा रहा है कि युति की सरकार आएगी, शिंदे फडणवीस आएंगे तो मुसलमानों को दिक्कत होगी। आज आप मुझे एक बात बताइए, जो लोग लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने इस क्षेत्र के विद्यमान एमएलए आदित्य ठाकरे जी, उनको मैंने आह्वान दिया, चैलेंज दिया, चुनौती दिया कि आइए आप ओपन डिबेट कीजिए। अमेश भाई, आपको यदि मॉडरेट करना है आप मॉडरेट कीजिए। नहीं, मैं बहुत खुश हूं को मॉडरेट करने में। वर्ली के बारे में, मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में आप तय कीजिए, कहीं जहां भी करना है आपको। मुंबई के बारे में, वर्ली के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, उनकी क्या विजन है, हमारी क्या विजन है, उनकी सरकार ने क्या की, हमारी सरकार क्या की, हम आगे क्या करना चाहते हैं। उन्होंने स्वयं कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान, इस लोकसभा चुनाव के दौरान, कि जो उम्मीदवार डिबेट करने से डरते हैं उन्हें कोई पॉलिटिकल पब्लिक फोरम में बैठने की कोई अधिकार नहीं है। आज वही लोग जो लोकतंत्र खतरे में है, लोकतांत्रिक डिबेट से भाग रहे हैं। आप बात भी तो आदित्य ठाकरे की कर रहे हैं, वो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। तो क्या हुआ, वे उम्मीदवार है, वे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, एमएलए, तो क्या हुआ, मैं किसी का बेटा हूँ, हर एक व्यक्ति किसी के बेटे हैं, लेकिन पार्टी सुप्रीमो के बेटे हैं, तो उस लिहाज से भी हो जाता है ना थोड़ा। तो क्या हुआ उससे, यहाँ से कैंडिडेट है, मेरे पास लोग है डिबेट करने के, यहाँ कैंडिडेट है, आदित्य ठाकरे यहाँ से कैंडिडेट है। उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों को 5 साल पहले, शिवसेना का एमएलए यानी 5 साल पहले उन्होंने यहाँ के लोगों को एक A++ वर्ली का वादा दिया। लोग जवाब मांग रहे हैं कि आप हमें बताइए कि आपने क्या किया, आप क्या करना चाहते हैं। मुंबई में जिस प्रकार से जो काम हुआ है पिछले कई सालों में, हर चीज में आप स्पीड ब्रेकर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर उन्हें जवाब देना होगा। उनके पार्टी के एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर ने उद्योगपतियों के घर जाकर, बाहर जाकर जेलेटिन स्टिक्स प्लांट किया। इनको जब गिरफ्तार किया गया, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आदमी ये अच्छे व्यक्ति है, उनको क्लीन चिट दिया। आप इसे ओसामा बिन लादेन से तुलना मत कीजिए। इससे महाराष्ट्र का बहुत नुकसान हुआ। बहुत से बिजनेस ट्रेडर्स, छोटे ट्रेडर्स महाराष्ट्र छोड़ के और कहीं चले गए, आज वापस आ रहे हैं। आज महाराष्ट्र फिर से नंबर 1 पोजीशन पे आ गई है एफडीआई अट्रैक्ट करने में। इन चीजों पे हमें डिबेट करना होगा। और जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, डिबेट से अधिक लोकतांत्रिक एक प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है। आप यदि जनता के सामने अपने जो विरोधी कैंडिडेट्स हैं उनको आप फेस करने को तैयार नहीं है, तो आप लोकतंत्र की बात नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, राहुल गांधी कहते हैं कि हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, संविधान के रक्षक हैं और खटाखट गरीबी को समाप्त कर देंगे। देखिए, आप लंबे अरसे से पॉलिटिक्स में हैं, केंद्रीय मंत्री भी आप रहे, लोकसभा सांसद रहे, अब राज्यसभा सांसद हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी युति हो या उनकी अघाड़ी हो, सब पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस करते हैं, सब फ्री बीज पे बिलीव करते हैं, वो खटाखट पे बिलीव करते हैं,
आप लाडली बहना पे बिलीव करते हैं, लाडकी बहना पे बिलीव करते हैं? महिलाओं को के हाथों को आत्मनिर्भर बनाना, उनके हाथों को मजबूत करना और रेवड़ी, इन दोनों चीजों में बहुत अंतर है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, इसको आप कह सकते हैं कि एक रेवड़ी है। लेकिन आज इस कैंपेन के दौरान मैंने लगभग 25 महिलाओं से मैं मिल चुका हूं केवल वर्ली में, जिन्होंने एक पानी पूरी का स्टॉल लगाया जी। किसी ने एक वड़ा पाव का स्टॉल लगाया, किसी ने एक छोटा सा दुकान रेंट करके उन्होंने एक छोटा सा दुकान शुरू किया जी। और उन्होंने कहा कि 7,000 रुपए, 7,500 रुपए जो पैसे उन्हें मिला है, उन पैसों का उपयोग उन्होंने इस बिजनेस चलाने के लिए किया। तो इसका साफ मतलब है कि जो डोमेस्टिक हाउसवाइफ्स हुआ करते थे, आज वे बाहर आकर खुद व्यवसाय करने लगे, जी। अपने परिवार का देखभाल करने लगे। मैं एक महिला को मिला था, वो विधवा थी, उनके हस्बैंड की मृत्यु हुई, उनका एक लड़का है, वो हैंडीकैप लड़का है, वो कैसे अपने घर चलाएगी? और उन्होंने 7,500 रुपए से उन्होंने एक स्टॉल खड़ा किया। मैंने उनको पूछा, हमारे कैमरा वाले थे उस समय, कि आप मुख्यमंत्री को एक संदेश पहुंचाना चाहोगे? वो रोने लगी। तो मैं मानता हूं अमीश भाई कि महात्मा गांधी जी ने हमें क्या सिखाया कि असली राजनीति वह है जो जरूरतमंद इंसानों के आंखों के आंसू पहुंचे। और मैं मानता हूं कि ये स्कीम जो है, महात्मा गांधी जी की जो विजन थी भारत को आगे ले जाने के लिए, आम लोगों को, जरूरतमंद लोगों के हाथों को मजबूत करने के लिए, ये उस प्रकार का एक स्कीम है, ये रेवड़ी नहीं है। ये रेवड़ी नहीं है। लेकिन चलिए थोड़ा पॉलिटिकल मुद्दों की भी बात कर लेते हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि उनकी चेकिंग हो रही है बार बार। हालांकि शिंदे जी की भी चेकिंग हुई है, फडणवीस जी की भी चेकिंग हुई है, अजीत दादा पवार की भी चेकिंग हुई है, नितिन गडकरी की भी चेकिंग हुई है। मैं अमित शाह के साथ खुद ट्रैवल कर चुका हूं, उनकी भी हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई है। लेकिन हेलीकॉप्टर चेकिंग को इतना बड़ा विवाद क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हम बहुत एंटाइटल्ड है, हम यदि इलेक्शन कमीशन, हम एक प्रकार से ये एक मोनार्की है, मोनार्की को हिंदी में हम राजतंत्र, जी जी जी, एक राजतंत्र, भारत एक अभी भी राजतंत्र है, एक लोकतंत्र नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लगता है। आप कह रहे हैं बात लोकतंत्र की करते हैं, सोचते राजतंत्र की। जो लोग ज्यादातर लोकतंत्र खतरे में है, वो एक्चुअली राजतंत्र में विश्वास करते हैं, इसलिए वो डिबेट करने को तैयार नहीं है। इसीलिए जब उनके बैंक्स को चेक किया जाता है तो वो कहते हैं कि एक षड्यंत्र है, केवल हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेरा बैग खोल रहे हो, मैं कल तुम्हें खोल दूंगा। मैं आपको बता दूं, मेरे पिछले इलेक्शन में 2019 के इलेक्शन, मेरे ऊपर यही लोगों ने केसेस दर्ज की, एकदम फ्रिवलेस केस। हमने ये नहीं कहा कि मैं मिलिंद देवरा हूं, मैं मुरली भाई का बेटा हूं, आप मेरे खिलाफ कैसे। ऐसे जो एंटाइटलमेंट की भावना है, ये लोकतंत्र में आपकी गाड़ी भी चेक हुई होगी? वो अभी तक हुई नहीं है, लेकिन होगी तो आई हैव नो प्रॉब्लम, कृपया चेक कीजिए। आपको मैक्सिमम वहां थोड़ा जूस मिलेगा, हाँ, जो गर्मी के समय हम पीते हैं, बस इसके अलावा। बट चेक करना चाहिए, क्यों नहीं चेक करना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जो थोड़ा मैं ऊपर राजनीति से ऊपर उठ करके हूं। 2004 में देश में सबसे पहला चुनाव हुआ, जिसमें, और मेरे लिए फर्स्ट चुनाव था, जहां एक उम्मीदवार की क्रिमिनल रिकॉर्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एसेट लायबिलिटीज उन्हें जनता के सामने प्रस्तुत करना पड़ा। ये अच्छी चीज है जब हमारे इलेक्शन कमीशन के पास अधिक ताकत है, वे इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। और इलेक्शन कमीशन को हर टाइम बदनाम करना, गालियां दी जा रही है हर टाइम आप जब ये लोग जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मेरे कार्यक्रम में शिवसेना प्रवक्ता ने बोला कि ये बीजेपी और युति के साथ अलाइंड है। जब ये लोग इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं, वो एक बहाना है अपने खुद के कमजोरियां को छुपाने के लिए। यही एक बहाना है। ये एक्चुअली, अभी ईवीएम की बात कीजिए, जब चुनाव जीतते हैं तो कहेंगे कि ईवीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चुनाव हारते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ है। ये कैसे चलेगा भाई? आप एक दिन तो तय करो ईवीएम में गड़बड़ है, तो आप इलेक्शन, आपको लग रहा है कि इलेक्शन ईवीएम में गड़बड़ है, इलेक्शन को बॉयकॉट कीजिए, प्रेशर डाल दीजिए कि ईवीएम बिना हम चुनाव नहीं करेंगे। आपको लग रहा है कि ईवीएम ठीक चल रहा है, तो आप इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट कीजिए, आप स्वीकार कीजिए। हर टाइम आपके कन्वीनियंस को जो सूट होता है उसके आधार पे नहीं चलता है। जी, मेरे आखिरी दो सवाल हैं। एक तो क्या आपको लगता है कि युति की सरकार आएगी तो एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे? मुझे लग रहा है कि शिंदे साहब के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं
और इनके फेस को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं सीएम, हर विज्ञापन में, हर एड में, हर भाषण में। तो मुझे लग रहा है कि महायुति सरकार जब आएगी तब शिंदे साहब ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और अजीत पवार साथ रहेंगे, क्योंकि अजीत पवार की पार्टी ने बोला कि चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है। मुझे लग रहा है कि देखिए, इस अलायंस में चाहे लोग कुछ भी कहें, इसमें अच्छी तरह से ट्यूनिंग है। इसमें लोग स्वार्थ की वजह से खुद के कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, इसके आधार पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, जब ये जेन्युइनली मैं देख रहा हूं जेन्युइनली देख रहा हूं अमेश भाई कि पिछले 20 सालों से, मैं जब से राजनीति में आया हूं, जिन प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा था 20 साल पहले, मैंने कई बार स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार पर प्रेशर डाला, ये प्रोजेक्ट्स कीजिएगा, ये हमारे मुंबई के हित में, देश के हित में। अटल सेतु, आई डोंट नो आप गए कि नहीं। ये मुंबई के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। कोस्टल रोड एक नेशनल प्रोजेक्ट है, मेट्रो एक नेशनल प्रोजेक्ट है। तो जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर आज हम आगे ले जा रहे हैं, मैं मानता हूं कि महायुति सरकार की जो नेतृत्व है वे जेन्युइनली महाराष्ट्र को आगे ले जाना चाहते हैं। बाकी लोगों में हो सकता है कि हमें सत्ता चाहिए, हमें मुख्यमंत्री चाहिए, और इसीलिए 2019 में उन्होंने जो जनता की जो मैंडेट थी, उस जनादेश को उन्होंने लेकिन क्योंकि आप 2019 में आप उस समय कांग्रेस में थे जब ये हुआ सब कुछ, क्योंकि बीजेपी और सेना जब हुआ मोदी था के उस समय चेहरे पर आए, जीत कर आए, तो यू वर सरप्राइज। उस समय जब हुआ था, मैंने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को महाविकास आघाड़ी के खिलाफ एडवाइस दिया था। मैंने कहा ये आपके इंटरेस्ट पे नहीं है जी। जनता ने तय किया कि कांग्रेस पार्टी को अपोजिशन में बैठना चाहिए। आप जनता के मैंडेट को रिस्पेक्ट कीजिए, जनता की बहुमत को रिस्पेक्ट कीजिए। मैंने, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने आदित्य ठाकरे को भी कहा कि तुम्हारे हित में नहीं है, तुम भी जनता की मैंडेट को एक्सेप्ट कीजिए। मैंने उस समय 2019 में आपको कहा। उस समय क्या था, वो लोग सत्ता की लालच थी कि हमें मुख्यमंत्री कुर्सी चाहिए, किसी भी हालत में हम कुछ भी करने को तैयार है, समझौता करने को तैयार है, इसलिए उन्होंने किया। इसकी वजह से देखिए आज क्या क्या हुआ है महाराष्ट्र में। अभी नाना पटोले कांग्रेस के हित में बात कर रहे थे, तो नाना पटोले निपट गए, मतलब इन द सेंस उनको उस कमेटी से हटा दिया गया। वो एक अलग चीज है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी में खास करके उद्धव ठाकरे जी के बारे में और इस युति के बारे में, महाविकास आघाड़ी के बारे में उनकी क्या राय है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या राय है? मैं मीडिया में के माध्यम से मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहूंगा। एक दिन अच्छी है, एक दिन थोड़ा सा एक बुजुर्ग होने के बाद मैं जब पुस्तक में एक मेमोर्स लिखूंगा, उस समय मैं सब कुछ डिस्क्लोज करूंगा। तो काफी लंबा में इंतजार करना पड़ेगा, अभी तो यू आर क्वाइट यंग। हाँ, थैंक यू। बट मैं जानता हूं कि उस समय भी 2019 में कांग्रेस पार्टी ने युति क्यों किया, आज भी उन्होंने क्यों किया। और आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले उद्धव ठाकरे जी कई बार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री चेहरा अनाउंस कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अप्रत्यक्ष रूप से सजेस्ट कर रहे थे कि स्वयं उनका चेहरा, संजय राउत ने नाम लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। और कुछ ही समय, आई थिंक कल पृथ्वीराज चौहान जी ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी, यदि हम सत्ता में आएंगे तो कांग्रेस पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। सबसे बड़ा दल होगा तो होगा। तो क्या है कि कांग्रेस पार्टी का भी अनुभव है कि जब भी वे एक रीजनल पार्टी को बढ़ा देते हैं, वो रीजनल पार्टी सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को खा जाती है। ये उत्तर प्रदेश में हुआ है, पश्चिम बंगाल में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, तेलंगाना में हुआ है। एक प्रकार से ठीक है, अभी थोड़ा एक टेम्पररी, हर स्टेट में ऐसे होता है, हर स्टेट में ऐसा। और उद्धव ठाकरे जी भी अपने पूरे वोटर बेस, उन्होंने अपने जो ट्रेडिशनल पारंपरिक वोटर है उनपे बदलाव आया, उनको इग्नोर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो वोटर्स हैं उनको उभटा के और आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। यही उनकी स्ट्रैटेजी है। यही उनकी स्ट्रैटेजी है। आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, इस पूरे इलेक्शन के अंदर आप कितनी सीट्स देखते हैं युति की? मैं कंफर्टेबल, युति को एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिलेगी, इस पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस जी। और आखिरी 3 सवाल रैपिड फायर राउंड में, वोट जिहाद मुद्दा है इस चुनाव में जो देवेंद्र फडणवीस कहते हैं? हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा मुद्दा होगा विकास, डेवलपमेंट, लाडकी बहन योजना। बटेंगे तो कटेंगे मुद्दा है आपकी राय में? जो लोग जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव करना चाहते हैं, दरार पैदा करना चाहते हैं, मुझे यकीन है कि उनको हराया जाएगा। और क्या महाराष्ट्र में इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद अभी बड़ा खेला होना बाकी है? नहीं, मुझे लग रहा है कि इस इलेक्शन महत्वपूर्ण इलेक्शन है, और इस इलेक्शन के माध्यम से महाराष्ट्र की जो राजनीति है, एक प्रकार से पिछले 5 सालों में
थोड़ा सा काफी डिस्ट्रप्शंस हुए महाराष्ट्र की राजनीति में, वो पूरी तरह से हमेशा के लिए सेटल हो जाए। मैं 3 नेताओं के नाम लूंगा और उन पर आपका एक एक लाइन। पहले हैं शरद राव पवार, ही इज स्टिल वेरी अनप्रेडिक्टेबल, क्या करेंगे चुनाव के बाद? मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूं। शरद पवार जी एक वरिष्ठ नेता है। मेरे स्वर्गीय पिताजी के साथ उन्होंने कई सालों से, कई दशकों से उन्होंने काम किया जी। लेकिन ये जो स्पेकुलेशन है इसमें मुझे ज्यादा मैं ज्यादा इस पर फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि महायुति की सरकार बनने जा रही है। संजय राउत? देखिए, अभी संजय राउत जी मेरे साथ पार्लियामेंट में बैठते हैं, ठीक है, बहुत मीठा है वो वैसे। उनका कुछ अलग ये काम है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि बाला साहेब ठाकरे जी एक बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट थे जी। तो बहुत अच्छे कार्टून्स को उन्होंने पैदा किया जी। चलिए, आपने अपने जवाब को दिया। आखिरी नेता आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे जब वर्ली और साउथ मुंबई आए थे, मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। मुझे लगा कि आदित्य ठाकरे पहली ठाकरे फैमिली का फर्स्ट मेंबर है जो चुनाव लड़ना चाहता है, चुनावी राजनीति में आना चाहता है। मुझे लगा कि वर्ली के लिए, दक्षिण मुंबई के लिए और पूरी महाराष्ट्र के लिए उनकी विचारधारा प्रगतिशील है, कुछ करना चाहेंगे, पॉजिटिव काम। अफसोस की बात है कि पिछले 5 सालों में केवल स्पीड ब्रेकर पॉलिटिक्स में वे विश्वास करते हैं। हर चीज में, चाहे देश का सबसे बड़ा बंदर वडावन पोर्ट को उन्होंने अपोज किया, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट जैतापुर में उन्होंने अपोज किया, देश का सबसे बड़ा रिफाइनरी उन्होंने महाराष्ट्र में आ रही थी उसका अपोज किया, मुंबई मेट्रो का उन्होंने अपोज किया, महालक्ष्मी रेस कोर्स जो इस वर्ली में बहुत बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे को उसको भी उन्होंने अपोज किया। तो हर चीज में केवल स्पीड ब्रेकर लगा रहे, और हम चाहते हैं कि प्रगति विदाउट स्पीड लिमिट्स हो। प्रगति विदाउट स्पीड लिमिट हो। थैंक यू सो मच मिलिंद जी, आपने समय दिया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चुनाव के लिए। ये और हमारी ये चुनावी चर्चा आगे बाकी लोगों से जारी रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू।